सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह भारत ने आज़ादी के बाद अपने रिलेशन जो थे वो बनाए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली देश की 1947 में। उसके बाद समय ऐसा था कि जब पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुकी थी। एक यूएसए जिसका लीडर था और दूसरा यूएसएसआर जिसको लीड कर रहा था रशिया। तो इट वाज अ टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर का टाइम था। दूसरा 24 अक्टूबर 1945 अ टाइम वाज देयर व्हेन यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड, यूएनओ को एस्टैब्लिश किया गया था। सो वी गॉट इंडिपेंडेंस इन ऑन 15 अगस्त 1947। सो हमें इन सब चीज़ों को देखकर ही अपनी विदेश नीति बनानी थी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो इन सब चीज़ों को ध्यान रख में बनाई जानी थी। तो देखिए क्या हुआ था। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बाद हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो कहता है, अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली है। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर अपने देश के नेताओं नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। अब गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में आपने पहले पढ़ा था। हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ 1947-48 में ही भारत जो था वो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। फिर 1962 में चाइना के साथ हमारा युद्ध था। और जैसे कि हम बात कर रहे थे भी 1962 में चाइना के साथ इंडिया का युद्ध हुआ। 1965 में फिर पाकिस्तान, 1971 में बांग्लादेश के बारे में आप पढ़ चुके हो अपनी पिछली बुक के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी विदेश नीतियों को तय करना था। विदेश नीति किस तरह से बनाई जानी है, तो हमने उसके लिए कुछ मतलब प्रिंसिपल डिसाइड किए या कुछ टॉपिक कुछ बातें डिसाइड की। तो देखिए क्या कहता है कि भारत के विदेश संबंधों के किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, यानी कि किस तरह से भारत की विदेश नीति ने एक अपने आप को जो है वो किस स्वरूप में ढाला। भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, यानी कि क्या प्रिंसिपल रखे गए थे भारत की विदेश नीति को बनाते वक्त। चीन और पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। मतलब भारत न्यूक्लियर जो एक कंट्री बना या न्यूक्लियर पावर को लेने में भारत ने अपनी किस तरह की विदेश नीति को रखा था। तो चलिए इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि भारत के विदेश संबंध। अब बात आ जाती है कि विदेश नीति जो होती है, विदेश नीति से अभिप्राय है कि भारत के विदेशी संबंध। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी मीन्स कि इंडियाज रिलेशन विद द अदर कंट्री, कि भारत ने किस तरह से दुनिया के देशों के साथ अपने रिलेशन बनाए रखे थे, इसी को ही विदेश नीति का कहा जाता है। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। आप जानते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रगल था देश की आज़ादी के लिए। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। आप जानते हो कि 1947 में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरे थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी ख़त्म हुआ था। उसके बाद दुनिया जो थी वो पुनर्निर्माण के सवाल सबसे पहले उन देशों के सामने था कि उन देशों की अर्थव्यवस्था या उन देशों को कैसे ठीक किया जाए। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको कि आप यूएनओ बोलते हैं। उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नामूदार हो रहे थे, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे देश जो थे वो आज़ाद हो गए थे। वो जो दूसरे देश के कॉलोनी थे अब वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। अब उनके सामने 2 मुख्य चुनौतियाँ, एक तो कि अपने देश में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना और दूसरा लोगों की भलाई के लिए काम करना। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर पर इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी भी चिंताएं थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी, यानी कि ऐसे इशू जो ब्रिटिशर जो थे वो कभी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, वो अपने पीछे वो सारे छोड़ गए, ऐसे इशू छोड़ गए थे। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा
हुए और गरीबी मिटाने का काम अपने मुंह बाए खड़ा था। यानी कि पॉवर्टी को भी हमने ख़त्म करना था, बंटवारे के से आई हुई जो प्रॉब्लम थी उनको भी सॉर्ट आउट करना था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। यानी कि इन सब चीज़ों के चलते हुए हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना पार्टिसिपेशन करना शुरू किया। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर हुआ। भारत ने अपने विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करने, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। यानी कि भारत मानता था कि सभी देशों की प्रभुसत्ता संपन्न, उनका सम्मान और उनके साथ शांति बनाए रखने का डिसीजन जो था वो हम ले चुके थे। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी हमने सामना रखा था। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। मतलब जैसे ही हमने नीति निर्देशक सिद्धांत अपनाए थे, नीति निर्देशक सिद्धांतों से अभिप्राय था कि हम दूसरे देशों का सम्मान करेंगे, अपने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो इसीलिए हमने उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो था अपने संविधान में जगह दी थी। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह से एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का बहुत असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। यानी कि जो विकासशील देश है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते और अपने रिसोर्सेज के लिए चलते हुए वे बड़े बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। यानी कि कुछ कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, तो उन्हें अपनी विदेश नीति को जो है बड़े सीधे साधे लक्ष्य लेकर चलने पड़ते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे, विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। यानी कि ऐसा देश जो विकासशील देश है वो अपनी आर्थिक और सुरक्षा के लिए, दूसरा इकोनॉमिक के लिए, यानी कि अपने देश की डेवलपमेंट के लिए हम कह सकते हैं, और अपने देश की सिक्योरिटी के लिए वो ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होता है। इस निर्भरता का उसकी विदेश नीति पर भी असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से उन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। यानी कि वो विकासशील देश जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए देश थे, उन देशों ने अपनी विदेश नीति जो थी वो विकसित देशों के को चलते हुए या विकसित देशों के साथ चलते हुए अपनी विदेश नीति को तय किया। क्योंकि विकसित देशों से, यानी कि जो डेवलप कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए वो इन डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंड थे। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में दो खेमों में बट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। यानी कि दो ब्लॉक्स में पूरी दुनिया डिवाइड हो गई थी। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति के नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा, आप इस किताब में पढ़ चुके हैं। तो शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों का संदर्भ पूरी तरह से बदल गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तभी शीत युद्ध भी शुरू हुआ था। दुनिया की बड़ी जो थी वो तेज़ी से दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। पूरी दुनिया जो थी वो दो खेमों में बढ़ती जा रही थी। आगे अगले वीडियो में हम देखते हैं।